नमस्कार, अभिवादन। आज के रेमेडियल क्लास में मैं आपको सेकेंडरी फिजिक्स में व्यतिकरण और फ्रिंज चौड़ाई के ऊपर आज चर्चा मैं आपसे करूंगा ऑप्टिक्स के अंतर्गत। उससे पहले तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। आपको मैंने बताया था कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम में जितने कण हैं वो अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करना आरंभ कर देते हैं। ठीक, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें गईं, मान लिया एक कण था, इसके कारण पहली तरंग के कारण उसमें विस्थापन y1 हुआ, फिर दूसरी तरंग भी आ रही थी पीछे से, उसके कारण y2 हुआ, तीसरी कण के कारण y3 हुआ। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जो परिणामी विस्थापन होगा वो उन सबके योग के बराबर होगा, उन सबके सदिश योग के बराबर होगा। y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट डॉट। लेजर तरंगों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि इन तरंगों का आयाम अधिक होता है। चलो, व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं एक ऐसी घटना, कोई माध्यम है और उस माध्यम में समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं। दो तरंगें जा रही हैं, दोनों का आयाम तो लगभग बराबर है, लगभग आवृत्ति बिल्कुल बराबर है। तो क्या होता है, जब वो तरंगें एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता ऐसी हो जाए जीरो, जो है ही नहीं। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यानी जब समान आवृत्ति, यह शर्त है, और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक दिशा में संचित होती हैं, तब तरंगों का अध्यारोपण इस प्रकार होता है कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत अधिक और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तब इस घटना को व्यतिकरण या इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक। आपने क्या किया, कोई कार्यक्रम कॉलेज में हो रहा था, पूरे मैदान में हजारों बच्चा बैठा था, एक लाउड स्पीकर, दो लाउड स्पीकर थे, दोनों लाउड स्पीकर से ध्वनि तरंगें जा रही थी एक दिशा में, दोनों की आवृत्ति बराबर थी, आयाम भी लगभग बराबर थे। तो कोई ना कोई बालक भीड़ में बैठा हुआ ये जरूर कहेगा, क्या कहेगा कि भाई मुझे तो बहुत तेज आवाज़ आ रही है, आवाज़ कम करो। पर कोई बालक ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ बिल्कुल आ ही नहीं रही है। तो ये घटना कहलाएगी व्यतिकरण। शर्त क्या? आवृत्ति समान, तरंगों की और आयाम लगभग बराबर। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, अभी बताया था ना कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। देखो, ये दो तरंगें चल रही थी, दोनों की देखो आवृत्ति बराबर है ना, बराबर जीरो हो रहे हैं। तो जो इनका आयाम है, जब वो दोनों अगर समान कला में किसी बिंदु पर मिलती हैं ये दोनों तरंगें, तो आयाम बढ़ जाता है, बढ़ गया। देखो, ये आयाम कम है और ये आयाम ज़्यादा हो गया। ठीक, और आयाम बढ़ने से जो तीव्रता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो आयाम के बढ़ जाने से तीव्रता बढ़ जाती है। उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण हम कहते हैं। इसके विपरीत कोई से जो बिंदु जिन पर वो तरंग विपरीत कला में मिलती है, विपरीत कला में, तो उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं और उन बिंदुओं पर तीव्रता कम हो जाती है। ये देखो, दो विपरीत कला में मिली तो परिणामी आयाम तो इन दोनों को घटाकर आएगा, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत तो ये कहता है कि आयाम का सदिश योग होता है, तो आयाम घट गया और आयाम के घटने से क्या होगा? आयाम के घटने से तीव्रता भी घट जाएगी और ऐसे बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। आगे देखो जी, व्यतिकरण की घटना में ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। अंतर क्या होता है कि जहाँ तीव्रता खत्म हो गई ना, वहाँ से ऊर्जा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है ना, ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। और अगर एक तरंग का आयाम a1 है और एक तरंग का आयाम a2 है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र होता है I बराबर क्या होगा? I बराबर a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग प्लस 2a1 a2 cos phi। a1 पहली तरंग का आयाम है, a2 दूसरी तरंग का आयाम है और phi उन दोनों तरंगों के बीच का तलांतर है। ठीक, इस पर आगे चलते। अधिकतम तीव्रता कब होती है?
जब कॉस फाई का मान अधिक से अधिक हो, और कॉस फाई का अधिक से अधिक मान होता है 1। और एक मान कब होता है कॉस फाई का? जब फाई की वैल्यू है तो 0 हो या सम पाई हो। सम पाई मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। और अधिकतम तीव्रता होगी कॉस फाई की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और आई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाती है a1 + a2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार न्यूनतम तीव्रता के लिए कॉस फाई का मान न्यूनतम होगा और कॉस फाई का न्यूनतम मान होता है -1। और कॉस फाई में -1 मान कब कब आता है? जब फाई का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ये हो और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं और आई मिनिमम होगा a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंस क्यों लगाया कि अगर a1 बड़ा है तो a1 में से a2 हम घटाएंगे और अगर a2 बड़ा है तो a2 में से a1 घटाएंगे। और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का एक फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर, ये वैल्यू पहले निकाली हमने, ये अब निकाल दी, ये भाग कर लिया। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर a1 + a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 - a2 का होल स्क्वायर। परिणामी तरंग के आयाम का भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला, क्योंकि परिणामी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो यही सेम फॉर्मूला बिल्कुल आ जाएगा आपका और कुछ नहीं। यहाँ वर्गमूल ले लेंगे तो वर्ग हट जाएगा इसका और कुछ नहीं होगा। चलो, एक परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र कितना होता है? तीव्रता कहते हैं तरंग की। तरंग की तीव्रता का अर्थ है जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत दिशा में प्रति एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं तरंग की तीव्रता। और तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता तरंग की आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है। और इन फॉर्मूलों पर हमारे सामने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। कलांतर और पथांतर में संबंध। कलांतर और पथांतर में संबंध आप ध्यान से देख लीजिएगा। डेल्टा फाई कलांतर कहते हैं, कला का अंतर, और पथांतर पथों का अंतर। कलांतर होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये पथांतर है, ये कलांतर है, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। अगर मैं समपोषी व्यतिकरण की बात करता हूँ, समान कला की बात करता हूँ, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई मैंने बताया था आपको। और विनाशी उसकी उल्टी बात करूंगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। तो समपोषी इस व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान m लैम्डा होता है। यहाँ रख के देख लीजिए m लैम्डा, और m की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक, m लैम्डा। सम या विषम कोई भी संख्या यहाँ आ सकती है। विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई होती है। अगर मैं वो वैल्यूज यहाँ पुट करूँगा तो पथांतर का मान लैम्डा बटे 2, 3 लैम्डा बटे 2, 5 लैम्डा बटे 2, 7 लैम्डा बटे 2 आ जाएगा। और ये वैल्यू आएगी m + 1/2, और m की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4। मतलब कहने का ये है, अगर समपोषी व्यतिकरण की बात है तो पथांतर m लैम्डा होगा, और अगर विनाशी व्यतिकरण की बात है तो पथांतर m + 1/2 लैम्डा होगा। और m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। 25:16 तीव्रताओं का अनुपात है। तरंगों की तीव्रताओं के अनुपात को हम कहते थे I1/I2। I1 तीव्रताओं को कहते हैं और 25/16 इसका अनुपात आया। फॉर्मूला होता है I1/I2 बराबर A1 का वर्ग बटे A2 का वर्ग। 25/16 बराबर A1 का वर्ग बटे A2 का वर्ग, और A1/A2 आया 5/4। A1/A2 5/4 आया। इसका मतलब है कि अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो A1 की वैल्यू 5A और A2 की वैल्यू 4A। मुझे अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। गुणा भाग करनी और कुछ नहीं करना। कला संबद्ध स्रोत की परिभाषा बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के बीच कलांतर नियत रहे। ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के बीच कलांतर नियत हो, अर्थात नियत रहने का मतलब क्या है? नियत रहने का मतलब है वो कलांतर समय के साथ साथ ना बदले। ऐसे स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो कोहेरेंट स्रोत कहते हैं। और इनके बीच कलांतर 0, π/2, π/3 कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने एक प्रकाश स्रोत ले लिया, उस प्रकाश स्रोत के आगे एक पर्दा रखा और उस पर्दे में 2 रेखा छिद्र कर दिए, तो जब इनसे प्रकाश यहाँ जाएगा
ये प्रकाश स्रोत, ये पर्दा, तो ये दो छोटे छोटे स्रोत बन गए। इन पर जब प्रकाश जाएगा तो ये दोनों रेखा छिद्र भी एक नए स्रोत की तरह कार्य करेंगे। ये दोनों कला संबद्ध स्रोत होंगे क्योंकि एक ही स्रोत से पैदा हुए हैं। प्रकाश के व्यतिकरण जो अभी आपने देखा, व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं? व्यतिकरण की पहली शर्तें हैं कि तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए। जो दो प्रकाश तरंगें हैं जो व्यतिकरण उत्पन्न कर रही हैं, उनके बीच जो कलांतर है वो समय के साथ साथ बदले ना। दूसरा, तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। तीसरा, तरंगों का आयाम या तो बराबर हो या लगभग बराबर हो। चौथा, दोनों स्रोत एक दूसरे से अति निकट होने चाहिए। ऐसा नहीं एक स्रोत यहाँ और एक स्रोत कई किलोमीटर दूर लगा दिया, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। पांचवा, दोनों स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। अगर बड़े बड़े स्रोत ले लिए, बिंदु स्रोत होने चाहिए, तो वो काम नहीं करेगा। अब देखो, यंग के प्रयोग की मैं बात करता हूँ। यंग एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक पर्दा लिया एल, उस पर्दे एल में एक छोटा सा छिद्र बीच में कर दिया यहाँ, ठीक। उस पर्दे पर उसे रेखा छिद्र को एस कह दिया और उस पर्दे के आगे एक दूसरा पर्दा एम रखा। उस पर्दे में दो रेखा छिद्र करे S1 और S2। खास बात यह थी कि S1 और S के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी S2 और S के बीच की है, ठीक। उसके आगे एक तीसरा पर्दा N रखा। तीन पर्दे L, M, N। L में एक रेखा छिद्र, M में दो रेखा छिद्र, N में कोई रेखा छिद्र नहीं। पहले वाले पर्दे पर एक वर्णीय प्रकाश डाला, ये स्रोत था, यहाँ स्रोत रखा, उससे प्रकाश तरंगें चली। प्रकाश तरंगें चलने के बाद वो इस स्रोत से गोलाकार होकर बाहर निकलेंगी और वो गोलीय तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ी। वो प्रकाश तरंगें S1 और S2 पर समान कला में पहुँचेंगी। समान कला में क्यों पहुँची? क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है, तो दोनों समान कला में पहुँचती हैं। अब S1 और S2 नए स्रोत का कार्य करेंगे। S1 व S2 भी कला संबद्ध स्रोत होंगे और इनसे भी तरंगें निकलेंगी। पहले S1 से निकली, अब ये S2 से निकली और ये तरंगें पर्दे N पर किसी बिंदु पर समान कला में मिलेंगी, किसी बिंदु पर विपरीत कला में मिलेंगी और पर्दे पर समान चौड़ाई की चमकीली काली पट्टियाँ प्राप्त होंगी और इन पट्टियों को हमने फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दीप्त और अदीप्त पट्टियों को फ्रिंज कहा गया। कुल मिलाकर मैं दोबारा बताऊं, पहले पर्दे पर एक वर्णीय प्रकाश डाला, वो प्रकाश इस S से निकला गोलाकार तरंगों के रूप में, S1 S2 पर समान कला में पहुंचा क्योंकि दोनों बराबर दूरी पर थे। फिर वो दोनों कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करने लगे, उनसे प्रकाश तरंगें चली और पर्दे N पर किसी बिंदु पर समान कला में मिली, किसी बिंदु पर विपरीत कला में मिली, है ना, और व्यतिकरण की घटना हुई, दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ प्राप्त हुई समान चौड़ाई की और इन पट्टियों को फ्रिंज कहा गया और फ्रिंजों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप बोला गया, ठीक। अब बात यहाँ पर ये आती है, व्यतिकरण की शर्तें पूरी हुई? बिल्कुल हुई। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत, दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कम, दोनों प्रकाश स्रोत से जो तरंगें निकली उनकी आवृत्ति बराबर, उनके आयाम लगभग बराबर, व्यतिकरण तो होगा ही होगा। आगे चलते हैं। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक आज का इंपॉर्टेंट मेरा आर्टिकल, ये वही सेम L पर्दा, S रेखा छिद्र, दूसरा पर्दा M, उसमें दो रेखा छिद्र S1 S2, उन दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी मान लिया स्मॉल d, रेखा छिद्रों से कैपिटल D दूरी पर एक तीसरा पर्दा, है ना, ये मध्य बिंदु, ये कैपिटल D दूरी पर तीसरा पर्दा। पहले स्रोत पर जो रेखा छिद्र पर एक वर्णीय प्रकाश डाला गया, वो एक वर्णीय प्रकाश S से S1 और S2 पर समान कला में पहुंचा। S1 और S2 कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करने लगे, उनसे प्रकाश तरंगें चलीं, पर्दे के किसी बिंदु पर समान कला में मिली, किसी बिंदु पर विपरीत कला में मिली। मान लिया बिंदु P पर समान कला में मिलती हैं और बिंदु P पर MV दीप्त फ्रिंज बनती है। कौन सी दीप्त फ्रिंज? MV दीप्त फ्रिंज यहाँ पर बनती है, MV, और इस फ्रिंज की दूरी मान लीजिए XM है, XM, ठीक। पूरी बात समझ में आ गई? अब मैं बिंदु P को S1 S2 के मध्य बिंदु से मिला देता हूँ और ये कोण मान लीजिए थीटा है। अब एक बार बताइए,
एक तरंग बिंदु P पर व्यतिकरण की घटना हुई, बिंदु P पर तरंगे समान कला में मिली। क्या दोनों तरंगे जो S1 और S2 चली, क्या दोनों तरंगों को बराबर दूरी तय करनी पड़ी? नहीं। आप देख रहे हैं S1 वाली को कम दूरी तय करनी पड़ी और S2 वाली को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी। भाई कितनी दूरी ज़्यादा तय हुई, कितना पथांतर है, वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने S1 से इस लाइन पर एक लंब डाला, वो बिंदु A पर गिरता है, तो ये जो दूरी आई यही पथांतर है। S2A ही S2P और S1P का अंतर है। ज्योमेट्री से नापेंगे तो ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा आएगा। ठीक, अब इन दो त्रिभुज की सहायता से आगे मैं चलता हूँ, है ना। अब ये फ्रिंज चौड़ाई कितनी आएगी वो मैं चेक कराता हूँ। क्लियर। अब आप बताएं, S1 S2A इस त्रिभुज की मैं बात करता हूँ, ये कोण थीटा है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर S2A बटे S1 S2। S2A पथांतर था, S2A बराबर पथांतर बटे स्मॉल टी। अगर मैं पूरे त्रिभुज वाले की बात करता हूँ, बड़े त्रिभुज की इसकी, क्योंकि दोनों थीटा के मान दो जगह से निकाल सकता हूँ, तो यहाँ भी थीटा को tan थीटा ले सकता हूँ। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, छोटे कोण में थीटा tan थीटा बराबर थीटा sin थीटा बराबर थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार xm बटे d। xm की वैल्यू यहाँ पर पथांतर थी ही, दोनों को बराबर रख दिया। ये भी थीटा का वैल्यू, ये भी थीटा की वैल्यू, दोनों को मैंने बराबर रख दिया। यहाँ से xm की वैल्यू क्या आती है? कैपिटल D बटे स्मॉल d इंटू पथांतर। पहले मैंने दीप्त फ्रिंज मानी। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर m लैम्डा होता है। m लैम्डा, m बाहर आ गया। ये दूरी किसकी आई? ये दूरी mv फ्रिंज की आई, केंद्रीय फ्रिंज से। तो m प्लस 1v फ्रिंज की दूरी कितनी होगी? x m प्लस 1 लगा दूंगा, m की जगह m प्लस 1 लगा दूंगा। ठीक, ये केंद्रीय फ्रिंज है। ये दूरी केंद्रीय फ्रिंज से mv फ्रिंज की दूरी है xm, और ये m प्लस 1v फ्रिंज की दूरी है xm प्लस 1। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच, क्रमागत जानते हैं? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। छठी और सातवीं के बीच की दूरी, सातवीं और आठवीं के बीच की दूरी, m और m प्लस 1v के बीच की दूरी, तो फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो W बराबर x m प्लस 1 माइनस xm, दोनों की वैल्यू पुट की और ये फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आ गया। यानी कि फ्रिंज चौड़ाई का मान निर्भर किस पर करता है? प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर, निर्भर करता है दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी पर, निर्भर करता है रेखा छिद्र से पर्दे की दूरी पर। अगर कोई कहता है रेखा छिद्रों के बीच की दूरी कम कर दी, चलो स्मॉल d की वैल्यू कम कर दी, फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। रेखा छिद्रों के बीच की दूरी ज़्यादा कर दी, फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी। तरंगदैर्ध्य बढ़ा दी, कैसे बढ़ाएंगे तरंगदैर्ध्य? बैंगनी प्रकाश की जगह लाल प्रकाश डाल देंगे, यही तो होगा। तो तरंगदैर्ध्य बढ़ाएंगे, फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी। तरंगदैर्ध्य घटाएंगे, फ्रिंज चौड़ाई कम होगी। रेखा छिद्र से पर्दे की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर यही क्वेश्चन मैं अदीप्त फ्रिंज के लिए करूं, तो यहाँ तक तो वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा आपको। पथांतर की वैल्यू बदल जाएगी केवल। अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर हो जाएगा m माइनस 1/2 W, बस। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर m W था और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर हो जाएगा m माइनस 1/2 W। m प्लस 1v दीप्त फ्रिंज के लिए m की जगह m प्लस 1 लगाएंगे, और m की जगह जब m प्लस 1 लगाएंगे तो 1 में से 1/2 चला जाएगा, m प्लस 1/2 बच जाएगा। करके दिखा देते हैं। m यहाँ पर m की जगह m प्लस 1 लगाएंगे और m प्लस 1 माइनस 1/2, और 1 में से 1/2 गया तो 1/2 आ जाएगा, m प्लस 1/2 ये आया। और दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। घटा लेंगे, सेम वो ही आई। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितनी फ्रिंज चौड़ाई दीप्त फ्रिंज की होगी, उतनी ही फ्रिंज चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की होगी, और निर्भर उसी प्रकार करेगी जैसे दीप्त फ्रिंज के पीछे करा था। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर लैम्डा बटे स्मॉल टी। जब भी कोणीय चौड़ाई कैलकुलेट करनी हो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। और यंग के प्रयोग में फ्रिंज की आकृति कैसी बनती है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। फ्रिंजों की आकृति अति परवलयाकार होती है। मैंने बोला था कि फ्रिंज चौड़ाई में कलर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन में। क्या कि भाई
बैंगनी प्रकाश के स्थान पर लाल प्रकाश डाला तो क्या होगा? तो जो इधर को है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। जैसे लाल प्रकाश डालेंगे तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। नीला प्रकाश डालेंगे लाल की जगह तो तरंग दैर्ध्य कम होगी, फ्रिंज चौड़ाई कम होगी। इसी प्रकार दूरी है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट यानी रेखा छिद्र, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 3 गुनी कर देंगे तो फ्रिंज चौड़ाई उल्टा होगा, तिहाई। फ्रिंज चौड़ाई तिहाई, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी तिहाई करेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई 3 गुनी उल्टा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे तरंग दैर्ध्य का डायरेक्ट फॉर्मूला था लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन, इसी प्रकार किसी माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई, निर्वात में फ्रिंज चौड़ाई को अपवर्तनांक से भाग देकर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन। यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर है। यदि उपकरणों को 4/3 अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबो दें, अपवर्तनांक यानी n, तब फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू बटे एन। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार यंग के प्रयोग को आज आप समझे। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक आप दिख पाए, इसे द्वार में नोट करना। धन्यवाद।